हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ बैजू में। देखिए, अभी हम घटना चक्र बायोलॉजी का प्रश्न जो है सो ऑलरेडी डाल चुके हैं यूट्यूब पे इसी चैनल पे। और अब मैं जो है सो फिजिक्स जो है सो डाल रहे हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और आइए पहले हम लोग देखते हैं आंतरिकी। इसमें जो आपका घटना चक्र में दिया है, ये देखिए आपका द्रव्यमान, मास, बल, फोर्स, त्वरण, एक्सेलरेशन, कार्य, वर्क, ऊर्जा, एनर्जी, संवेग, मोमेंटम, गति, मोशन। ठीक है, तो हम लोग जो है सो सारे प्रश्न जो भी दिए हुए हैं इस बुक में घटना चक्र में, वो सारे प्रश्न हम जो है सो देखेंगे। तो चलिए आपको हम ले चलते हैं प्रश्न पे। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 1 है, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। ठीक है, एक सिंपल मशीन है तो क्या सहायता करता है? तो देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। ठीक है, कम बल लगाएंगे और काम इजी से हो जाएगा, यही तो काम है मशीन का। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, एक व्यक्ति संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? तो क्या है आपका? तो यहाँ आपका आंसर दिया है तराजू की रीडिंग घटेगी। ठीक है, व्यक्ति के गहरे सांस लेने में तराजू की रीडिंग घटेगी। तराजू द्वारा व्यक्ति का वजन कम दर्शाया जाएगा। ठीक है, कम दर्शाया जाएगा वो बोल रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 3 नंबर प्रश्न है, वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? ठीक है, तो वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत जो है सो अपकेंद्रण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, कपड़ा साफ करने का वॉशिंग मशीन, दूध से मक्खन निकालने का मशीन अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। अपकेंद्रीय बल क्या होता है? जो केंद्र से बाहर की ओर बल लगे, केंद्र से बाहर की ओर बल लगे उसे कहते हैं अपकेंद्रीय बल। ठीक है, और अभिकेंद्रीय बल किसे कहते हैं? अभिकेंद्रीय में जो है सो केंद्र से बाहर की ओर बल नहीं लगेगा, केंद्र की ओर लगेगा। मान लीजिए ये सेंटर है, ठीक है, तो अगर बल जो है सो इधर लग रहा है तो ये कहलाएगा अपकेंद्रीय, और अगर फोर्स जो है सो अंदर लगेगा तो कहलाता है अभिकेंद्रीय। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 4 नंबर प्रश्न है। 4 नंबर आपका प्रश्न है, प्रक्षालन मशीन का कार्य प्रणाली सिद्धांत क्या है? प्रक्षालन मशीन मतलब वही है, ठीक है, जैसे कि दूध से मक्खन निकालना, कपड़ा साफ करने की मशीन का, ठीक है, ये प्रक्षालन मशीन कहलाता है। तो ये भी आपका अपकेंद्रीकरण होता है। ठीक है, 5वां नंबर प्रश्न में देखिए, कहता है निम्नलिखित कौन सी राशि सदिश मतलब कि वेक्टर नहीं है? ठीक है, तो आयतन जो है सो, वॉल्यूम जो है सो वेक्टर राशि नहीं कहलाता है। वेग, विस्थापन, बल, ये सारे जो है सो वेक्टर राशि होता है। वेक्टर राशि क्या होता है? जिसका दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसे सदिश राशि कहते हैं, इसी को कहते हैं वेक्टर, सदिश को वेक्टर। ठीक है, तो देखिए, जिन जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उसे हम लोग अदिश राशि कहते हैं, मतलब कि स्केलर। अतः बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग आदि सदिश राशियां हैं। ये सारे जो है सो सदिश है। कौन कौन सा? बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग। ठीक है, सदिश राशि है, मतलब कि वेक्टर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? ठीक है, तो देखिए 6 नंबर में कौन सा सदिश राशि है, मतलब कि वेक्टर? तो संवेग सदिश राशि है, दाब, ऊर्जा, कार्य, ये सारे जो है सो अदिश राशि है। ठीक है, तो इसका डिस्क्राइब क्या किया हुआ देखिए, सदिश राशि संवेग, ठीक है, अदिश राशि में जो है सो ये कार्य, ऊर्जा, दाब दिया है। ठीक है, ये कार्य, ऊर्जा, दाब जो है सो अदिश राशि है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 7 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? ठीक है, तो विस्थापन,
सदिश राशि है। बाकी जो है सो दूरी, चाल, समय, ये सारे जो है सो अदिश राशि कहलाता है। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देखिए। डिस्क्राइब में कुछ नहीं, बस डिफिनेशन दिया है, ठीक है। और सदिश राशि कहलाता है संवेग, बल, त्वरण, विस्थापन आदि, ये चीज दिया है। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखिए। पदार्थ के संवेग, मोमेंटम और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? ठीक है, संवेग और वेग, ठीक है, में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? ठीक है, तो कौन सी राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान, ठीक है। संवेग इजकल टू क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग। देखिए डिस्क्राइब किया हुआ है। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो द्रव्यमान हम लोग कैसे निकालेंगे? मास कैसे निकालते हैं? तो मास इजकल टू संवेग बटे वेग, ठीक है, इस तरह से निकालते हैं। तो हम ये प्रश्न जो है सो ये आपको याद रखना है, रिमेम्बर करना है। संवेग इजकल टू द्रव्यमान इंटू वेग, ठीक है। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। कहता है बल गुणनफल है, तो बल इजकल टू क्या था? फोर्स इजकल टू क्या था? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो किसका गुणनफल है? द्रव्यमान इंटू एक्सेलरेशन, त्वरण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। देखिए 6 नंबर प्रश्न में 10 नंबर प्रश्न में कहता है यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई माप की इकाई में होगी, ठीक है। तो क्या होगी? तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे किया है। आयतन और जो है सो क्षेत्रफल दोनों को जो है सो इक्वल कर देंगे तो निकल जाएगा उसका। देखिए आयतन, वॉल्यूम का क्षेत्रफल क्या होता है? एल क्यू, ठीक है, और उसका क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, 6L²। तो एल स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो एल बराबर कितना होगा? 6। इस तरह से जो है सो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 11 नंबर है ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि, ठीक है, तो ऊर्जा न तो सृजन किया जाता है और ना ही विनाश किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 12 नंबर प्रश्न है हवाओं की ऊर्जा होती है, हवा, ठीक है, केवल गतिज ऊर्जा होती है। हवा के द्वारा हम लोग ऊर्जा को परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे विद्युत में कर सकते हैं, आंतरिक में कर सकते हैं, ठीक है, वो अलग बात है, ठीक है। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखिए। वायु शक्ति, विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? ठीक है, तो गतिज ऊर्जा को परिवर्तित करते हैं, ठीक है, जैसे कि फैन जो चलाते हैं, टरबाइन, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं विंड पावर। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कर सकते हैं। क्या डिस्क्राइब किया हुआ देखिए। बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है जिनके द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। गतिज ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण है, ठीक है। तो पहले क्या रहता है? व्यक्ति स्थिर बैठा हुआ रहता है, तो इसका कारण क्या है? अस्थिरता का जड़त्व, ठीक है। देखिए इसमें डिस्क्राइब क्या किया हुआ है। कहता है यात्री ट्रेन के एकाएक चल देने से पीछे की ओर गिर जाते हैं, इसका कारण यह है कि यात्री के शरीर का निचला हिस्सा जो गाड़ी के संपर्क में है, यह हिस्सा गाड़ी के साथ साथ चलने लगता है, ठीक है, निचला हिस्सा चलने लगता है, परंतु ऊपरी हिस्सा अस्थिरता के कारण, जड़त्व के कारण विराम अवस्था में ही बने रहने का प्रयत्न करता है। फलतः यात्री के शरीर का ऊपरी हिस्सा पीछे की ओर झुक जाता है, ठीक है। शरीर का निचला हिस्सा नहीं झुकने की कोशिश करता जबकि ऊपर वाला हिस्सा झुकने का कोशिश करता है, इसी कारण से जो है सो ये आपका अस्थिरता का जड़त्व होता है इसमें अप्लाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 15 नंबर में है एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ है पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने
व्यक्ति अपने को गति में ला सकता है, कथन बोलता है, और कारण बोलता है यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग h परिवर्तित नहीं हो सकता है। तो देखिए इसका डिस्क्राइब किया हुआ है कि इसका ये और आर दोनों सही है, पर आर ये का स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, तो देखिए घर्षणहीन पृष्ठ पर कोई भी व्यक्ति गति नहीं कर सकता, क्योंकि किसी भी प्रकार की गति के लिए घर्षण आवश्यक है। ठीक है, चलने के लिए घर्षण आवश्यक है। हालांकि पूर्णतः घर्षण रहित सतह पर कोई व्यक्ति सीटी बजाकर अपने को गति में ला सकता है। मान लीजिए पूरा तरह से घर्षण रहित है, ठीक है, सतह, तो व्यक्ति चाहे तो सीटी बजाकर अपने को गति में ला सकता है। सीटी बजाने के लिए व्यक्ति एक दिशा में हवा छोड़ेगा, जिसके परिणाम स्वरूप विपरीत दिशा में वह गति करने लगेगा। ठीक है, चलिए देखिए 16 नंबर में कहता है सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। ठीक है, बर्फ पे जो है सो घर्षण कम होगा, जबकि सड़क पे घर्षण ज़्यादा होगा। देखिए डिस्क्राइब किया हुआ है सड़क पर चलने में हमें आसानी इसलिए होती है क्योंकि पृथ्वी पर उसकी सतह खुरदरी होने के कारण घर्षण बल उत्पन्न होता है। उसकी सतह खुरदरी होने के कारण ही हम उस पर पैर टिका कर पृथ्वी को पीछे ढकलते हैं और न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार हम आगे बढ़ जाते हैं। इसके विपरीत बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होने के कारण उस पर चलना सड़क पर चलने की तुलना में कठिन होता है। ठीक है, चलिए 17 नंबर देखिए। 17 नंबर प्रश्न है, देखिए कहता है कथन दिया है और निष्कर्ष निकालना है। कहता है भरी हुई गाड़ी को चलाने में, गाड़ी भरा हुआ है, उसे चलाने में, उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। नहीं, शुरू में गाड़ी चल जाएगी, उसके बाद जो है सो ज़्यादा धक्का देना नहीं पड़ता है। तो एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है। ठीक है, एक इनिशियल में घर्षण जो है सो ज़्यादा होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सो सही आंसर है। एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है। ठीक है, आगे इधर न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स हम छोड़ के आगे जा रहे हैं। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न है एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, ठीक है, सड़क से कार के चार पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया R है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा। ठीक है, आगे वाला पहिया में क्या परिवर्तन आएगा वो पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है सो आर से कम होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है सो आपका सही है। डिस्क्राइब क्या किया हुआ देखिए, किसी वस्तु में गतिक घर्षण अवलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती तथा स्थैतिक घर्षण से कम होता है। ठीक है, चलिए 22 नंबर देखिए। तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होगा। ठीक है, तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होगा। तो देखिए पहला दिया 36 बना रहेगा, दूसरा दिया 36 से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर कम गहराई होगी, और सी दिया है 36 से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। डिस्क्राइब क्या किया हुआ देखिए, समतल सड़क पर समान त्वरण से गति करने के कारण टैंकर में उपस्थित तेल का पृष्ठ मुक्त पृष्ठ 36 से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। ठीक है, पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी।
23 नंबर का आता है, कथन दिया है, विचार कीजिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन, मान लीजिए ये ऐसे है रोड, ठीक है, गाड़ी ऐसे मुड़ रही है, तो क्या होगा, बाहरी पहियों पर उल्टेगा, बाहरी पहियों पर उल्टेगा वो पूछ रहा है, अंदर के पहियों पर उल्टेगा, अंदर के पहिया इधर हो गया आपका, बाहरी का इधर हो जाता है, ठीक है, बाहर की तरफ फिसलेगा, अंदर की तरफ फिसलेगा। तो देखिए गाड़ी जब ऐसे जा रही है तो बाहर की तरफ फिसलेगा, लेकिन अंदर की ओर मुड़ेगा, ठीक है, अंदर की ओर पलटेगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर जो है सो आपका सी सही है, 2 और 3, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न देखिए, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र E = V - U/T होता है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और नहीं तो डिसलाइक कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, बाय बाय।